ठीक है। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है हमने। तो अगर आप चाहें तो आज का दिन जो है, आज के दिन को हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रेगनेंसी पे बात कर लें कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को कहीं कुछ कंफ्यूजन है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बताएं अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है बोले। कि मेरे साथ एक आती हैं, मतलब प्रेग्नेंट लेडी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको प्रैक्टिस के बाद ना आंखों में बहुत हैवीनेस फील होती है। मतलब पूरा ये वाला पोर्शन उनको हैवी हैवी लगने लगता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो ग्रुप बैच में भी 2-3 लोगों के साथ होती है जो नॉर्मल है। मतलब दे फील हैवीनेस, और उसके बाद कई लोगों की जो एक की हैवीनेस चली जाती है 2-3 घंटे के बाद, और एक जो थोड़ा एल्डरली लेडी है उनकी हैवीनेस जाती है 4-5 घंटे बाद। सो सर ये क्या रीजन है इसका? एक चीज तो आपने कहा कि हैप्पीनेस रहती है और सूजन रहती है, और क्या रहता है? नहीं, सूजन नहीं होती है सर, दिखती ओके। नहीं है, आंखों में सूजन नहीं दिखती है, सिर्फ हेवीनेस लगती है। ठीक है। और कुछ इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे? सर हिस्ट्री, अगर प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी हिस्ट्री बताऊं तो इनको कोई बीपी का इशू नहीं है, इनकी फैमिली में भी नहीं है बीपी का प्रॉब्लम। डायबिटीज का इशू इनकी फैमिली में है, पर इनका सब कुछ ठीक है। और शी इज एन एक्टिव लेडी, वर्किंग लेडी है ये। योगा इन्होंने कभी नहीं किया है पहले। और कब से योगा करा रहे हो आप? जी कब से करा रहे हो आप? सर, इनका अभी 4 ही सेशन हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। ठीक है। और सर ये नॉर्मल में भी है, मेरे पास 2 लोग जो मैंने बताया ना, जो नॉर्मल ग्रुप सेशंस में आते हैं। एक जो है आंटी, उनकी एज है अराउंड 60 इयर्स, और उनकी बहू है, उसकी एज है अराउंड 32। दोनों को ये ऐसा लगता है कि आंखों में हैवीनेस आ रही है प्रैक्टिस के बाद। देखिए, आंखों में हैवीनेस होना सिंपली आपका हीमोग्लोबिन कम होना बता रहा है। ये हम्म। बहू वाले और आंटी वाले केस में। हम्म। ठीक। प्रेग्नेंट फीमेल में मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा वाटर लेवल भी पूछ लो इससे कि वाटर इनटेक कैसा है। अगर वाटर इनटेक कम होगा तो ये लो बीपी की वजह से हो सकता है। और अगर वाटर इनटेक अच्छा है, 3+ है, तो फिर ये इनका प्रोजेस्टेरॉन रीजन हो सकता है इसके। ओके। ठीक। हीमोग्लोबिन इनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आयरन सप्लीमेंट्स पे हैं। इन्होंने फॉलिक एसिड 3-4 महीने खाया है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कंडीशन में आपके मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो बहुत कम नहीं है। तो इसलिए हम्म। बहुत चिंता की बात नहीं है। ठीक है। पर बाकी दोनों में एक ही कारण है, हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है सर, और कुछ रीजन नहीं हो सकता है? बिकॉज हम आगे बेंड करते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ इम्प्रूव होती है, वो कोई रीजन नहीं है उसका? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो तो सबको होता ना। यस। भाई ब्लड सर्कुलेशन तो सबको एक तरीके से चेंज होगा। आप करते तो आपको भी होता। आपको हो रहा है क्या? नहीं सर, बस मुझे तो नींद आती है क्लासेस लेने के बाद और कुछ नहीं होता है। अच्छा, नींद आना क्यों होता है पता है आपको? बताइए सर। नींद आना जो है ये बताता है कि आपके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है। जब आपके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये कंडीशन आती है। जी संध्या जी पूछ रहे हैं कुछ? नहीं। जी जी सर। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है मैंने एक्चुअली। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे हैं। सर माउंटेन पोज में वो जो हम बेबी जब तक फिक्स नहीं होता उससे पहले माउंटेन पोज करा सकते हैं, यानी कि 32 वीक से पहले, नहीं नहीं, मैं बता जब देता रिवीजन करवा रहे हैं ना। हूँ। 32 वीक के पहले सेफली कराइए। अगर 32 वीक के बाद बच्चा सिफेलिक कंडीशन में आ रहा है ना, हेड डाउन पोजीशन है, तो फिर मत कराइए। हेड डाउन पोजीशन नहीं है तो कराते रहिए। अगला जो स्कैन होगा 35-36 वीक में, उसमें अगर सेफेलिक है तो मत कराइए। ठीक। अगर सेफेलिक जब तक नहीं है 32 वीक के पहले, तब तक तो कराते ही रहना। 32 वीक के बाद अगर सेफेलिक है तो नहीं करें। मतलब बच्चे का हेड अगर सर्विक्स की ओर जा रहा है तो फिर आप कराएंगे तो हो सकता है बच्चा नीचे घूम जाए।
और कोई दिक्कत नहीं आती, बस यही रहता है। ऐसे लोगों को अगर आप कराते रहोगे तो उनको बच्चा नीचे नहीं आएगा, उनको पेन नहीं आएगा, उनकी डिलीवरी एक्सटेंड हो सकती है। तो वो जो वाला जिसमें प्लेसेंटा नीचे था, लो लाइन था, उस वाले में कौन लाइन कौन से प्लेसेंटा में सब कुछ कर सकते हैं। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के माउथ पे है ना, सर्विक्स पे है, तो नेचुरल डिलीवरी नहीं होगी। पैर खोलने वाली चीजें थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि पैर खोलने का फिर कोई सीन ही नहीं बनता जब अगर नेचुरल डिलीवरी नहीं होगी तो। क्योंकि वो क्या है कि प्लेसेंटा का वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, तो वो सर्विक्स को डैमेज कर सकता है अगर जोर लगे। क्योंकि प्लेसेंटा 500 से 700 ग्राम तक का प्लेसेंटा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मेच्योरिटी कैसी है उसकी। तो सर एवरेज, इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे वॉक करने तक के लिए भी मना किया था। हाँ तो हो सकता है कि आपका प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट पे रहा हो, इस वजह से डॉक्टर ने आपको ज्यादा स्ट्रेन या पैदल चलने ये से तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्लेसेंटा लो है, तो इसीलिए उन्होंने इस मुझे वजह से उन्होंने बोला। ठीक है, और किसी कंडीशन में कुछ कंफ्यूजन है? ये मैं इसलिए सारे कंफ्यूजन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सच में आप लोग योगा टीचर बन जाओ। और हर किसी को मेरी तरफ से इनविटेशन है जो प्रेग्नेंट मदर्स को सिखाना चाहता है। मैं पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन फ्री में आपको सिखाने के लिए एक्सपीरियंस दे सकती हूँ। तो सिंपल, दिवाली के बाद आप क्या कर रही हैं? सर वैसे तो दिल्ली में हूँ, बट ब्रदर इन लॉ न्यूजीलैंड से आ रहा था, उन्हीं से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, तो दिवाली बट 26 को दिल बी बैक, उसके बाद मैं फ्री हूँ। से 27 छोड़ दीजिए, क्योंकि वापस आना होगा, उसके बाद से मैं फ्री हूँ। आप बताओ सर। तो आप जब अवेलेबल होगी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं कुछ स्लॉट्स आपको, एक आध दो स्लॉट्स दे सकता हूँ जहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ज्योति आपका तो कंफर्म है, आप करोगे इस हफ्ते? इस हफ्ते तो दिवाली का टाइम है सर, इस हफ्ते मत करो आप। अरे तो इस हफ्ते आप एक दो दिन देख लो, एक दो दिन करा दो। एक दो दिन, हाँ सर एक दो दिन करा सकते हैं, हाँ, बट मेरे को थोड़ा सा सर प्रिपरेशन कर दे दो। आसनों वाला तो कवर हो जाएगा, पर ये जो प्रार्थना एंड ऑल दैट है ना, छोड़ उसमें दीजिए, छोड़ दीजिए। कंफ्यूजन। कल मैंने इसीलिए प्रार्थना की एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी। हाँ हाँ सर। मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग्स और वो चीजें आपको शेयर कर देता हूँ, मत परेशान हो उन सब चीजों के लिए। मैं आपको थोड़ा पका पकाया दे दूंगा, सिर्फ आपको नहीं दूंगा तो ग्रुप में सबको दूंगा। ठीक, नहीं तो लोग ये बोलेंगे ऐसा क्या ज्योति में खास है कि ज्योति को दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे। चलिए, सर वो जो संघ प्रस्थानन करा था हमने, मुझे तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, आई वॉज नॉर्मल होल डे। बट एक बात जरूर हुई सर कि उसके बाद ना, मतलब जैसे गैस ऐसा लग रहा था कि पेट से यू नो यू फील ब्लोटेड, वैसा नहीं लग रहा था, काफी स्लिम्ड डाउन लग रहा था, और इट वाज नाइस। तो सर ये पर इसका क्या रीजन है? जैसे मुझे और ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ा, सही बात है। और बाकी लोगों को काफी अच्छे से, जैसे वीना जी करती हैं, उनको क्लास में नहीं हुआ, देन लेटर ऑन शी शेयर्ड मी कि उनका बिल्कुल क्लियर पानी निकला 1-1.5 घंटे के बाद, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब हमने प्रैक्टिस में कुछ कमी की, हमने पानी पीने में कुछ गड़बड़ किया, हमने क्या किया जो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? यार ऐसे मत बोलो, 3-4 लीटर पी लिया था उस दिन, इतना नमक खा लिया था। फिर नहीं बताइए, सर, जैसे हम किसी को एक कराते हैं उसको भी नहीं होता है, वो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या आंसर देना है? नहीं सर, इसमें एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगी अपार्ट फ्रॉम दैट। जैसे मेरे को क्या होता है कई बार, जैसे मैंने खाना खा लिया, फिर से दिन का हो गया, शाम का हो गया, तो कई बार मुझे फिर से मोशन का प्रेशर हो जाता है। उस दिन मुझे वो भी नहीं हुआ, और मतलब नॉर्मल अपना जैसा मॉर्निंग का रूटीन रहता है वैसा ही रहा, तो इट वाज एक्चुअली नाइस, पर कुछ मुझ पे तो असर आया नहीं। कारण समझ लीजिए क्यों ऐसा है। वही वही। क्योंकि जब आपका पानी जो था ना, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो लार्ज इंटेस्टाइन में गैस मिली उसको, गैस उसने बाहर निकाल दिया। अब पानी का वाटरी मोशन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होगा, तो वो पानी आपको यूरिन से आएगा। जिनको कॉन्स्टिपेटेड या स्टोर्ड स्टूल था उन सबको मोशन आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जैसा उनके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल था। जिनके लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं था कुछ, ऐसे लोगों में जो गैस थी वो गैस रिलीज हुई, बाकी का पानी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, तो इस वजह से उनको पहली बार में कुछ नहीं हुआ। अब अगर वो 2-4-10 दिन बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो वो देखेंगे उनको बेहतर तरीके से क्लीन हो।
तो दिवाली के बाद एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। मैं मेडिकल योगा वाले बैच में कराऊंगा, उसमें सारे सटकन करने वाला हूँ। तो मुझे भी, मैं उस दिन सर पूजा मेरे मेरा ये हो गया। नहीं, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब उसमें संघ प्रक्षालन कराएंगे तो आप सबको इनवाइट करेंगे, ठीक है। सर मुझे बहुत पर नींद आया उस दिन। पहली बार में ही नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फिर सेकेंड टाइम में ऐसा क्यों हो जाएगा कि वहां जमा हो जाएगा? तो जमा नहीं होगा, दिवाली आएगी। दोबारा आपके इंटेस्टाइन उतना पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है तो उसके सिक्रीशन अच्छे होंगे, आपका स्टूल फर्म मिलेगा। जब आपके स्टूल में गैस ज्यादा हो गई तो स्टूल का रेशियो कम हो गया, तो उसी में मिक्स होकर पानी एब्जॉर्ब होने लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन अच्छा पानी एब्जॉर्ब करने वाली बन गई होगी, तो वो बेहतर तरीके से स्टूल बाहर निकालेगा। सर आपको जैसे प्यास पूरी अच्छी लगेगी। अच्छा सर, जैसे डकारें आ रही थी तो मतलब वो गैस जो है वो आपके पेट में से निकली है, और अगर मतलब नीचे से निकल रहा है जिसका, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की गैस निकली है? नहीं। स्टमक की गैस आपको नीचे से भी निकल सकती है और ऊपर से भी निकल सकती है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन की गैस अक्सर ऊपर से निकलती है, कभी कभी नीचे से निकलती है। लार्ज इंटेस्टाइन की गैस कभी कभी ऊपर से निकलती है, अक्सर नीचे से निकलती है। तो जब ऐसे समझो कि ये इंटेस्टाइन खाली है, ऊपर से पानी आया तो पानी यहाँ हो गया, गैस ऊपर हो गई, पानी यहाँ हो गया, गैस ऊपर हो गई, गैस ऊपर हो गई, तो गैस बाहर निकल गई, डकारे आए। और सर ये अगर प्रेग्नेंट लेडीज को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा होता है तो फिर उसको कैसे हमने डील करना है? सिर्फ पानी पिला के पैदल चलो। सिर्फ पानी पिला के, पैदल चला के? प्रेगनेंसी में संघ प्रक्षालन मत कीजिएगा। ओके। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने आई थिंक सर इसीलिए मना कर रहे हैं संघ प्रसालन के लिए, क्योंकि जैसे डिलीवरी से पहले भी हमें एनिमा वगैरह दिया जाता है ना पेट को क्लियर करने के लिए। सो प्रॉब्लली वो रीजन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन ना आ जाए। बाकी सर बताएंगे। सॉरी, प्लीज सिंपल जी बोलिएगा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने शंख प्रक्षालन किया तो कई लोगों को मोशंस हुए, कईयों को नहीं हुए। जिनको नहीं हुए आपने उनको बोला कि कोई बात नहीं, दिन में ये पानी निकल ही जाएगा, मोशंस होंगे ही होंगे। तो सर जो हम एक्टिविटी करते हैं फिर सारे आसन ये वो ना करके बस पानी पी के बैठ जाओ दिन में, तो वो फिर निकल ही जाएगा और पेट क्लियर हो ही नहीं जाएगा। निकलेगा। नहीं निकलेगा? पहली बार जो आप पानी पियोगे वो पानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने लगेगा, जी। लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा नहीं, तो आप इतना पानी कैसे पी पाओगे? तो सर जिन्होंने पिया वो निकला कैसे फिर? उन्होंने वो मेहनत कुछ की ना। एब्जॉर्ब हुआ, कुछ निकला? अच्छा, उन्होंने ओके। मेहनत नहीं की होती तो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता नहीं ना। जाता नहीं। ओके। भाई आपने मानो आपके स्टमक की कैपेसिटी कितनी रही होगी, 1.5 लीटर की। उसके बाद का पानी कैसे पिया आपने? जो वो पानी स्टमक से नीचे गया, हम्म। इंटेस्टाइन में 1.5 लीटर पानी गया, इंटेस्टाइन भर गई। अब वो जब तक इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगी तब तक फिर से दोबारा पानी पीने की इच्छा कैसे होगी? राइट। सर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जैसे मॉर्निंग में सपोज करो कोई 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीता है, फिर ये स्ट्रेचेस कर लिए थोड़े से, फिर और पानी पी लिया नॉर्मल रूटीन में भी, मतलब 4 लीटर नहीं पिए पर 1 लीटर तो पी सकते हैं ना? आपका सवाल क्या है, नहीं समझ में आया मुझे। सर मेरा सवाल ये है, जैसे मैं नॉर्मली भी, अभी तो मुझे खैर टचवुड उसके बाद रिलीफ है, पर वैसे भी कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है, जैसे मॉर्निंग में मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद नहीं पिया जाता, पर उसके बाद जैसे हमने उस दिन स्ट्रेचेस किए, तो स्ट्रेचेस के बाद हमसे और पानी पिया गया, तो अगर और पानी पियेंगे तो स्टूल आने में इजी रहेगा। मेरा मतलब है कि वो कर सकते हैं ना डेली रूटीन में भी, हाँ बिल्कुल कर नमक सकते वाला पानी, सिंपल पानी। बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये संघ प्रक्षालन की क्लास मत बनाइए, मैं संघ प्रक्षालन को थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संघ प्रक्षालन, पहली बात ये समझिए करते क्यों।
संघ प्रक्षालन करने का सिर्फ इतना प्रयोजन है कि आपके स्टमक में जो नीचे HCl सिक्रीट होने वाली जो सेल्स है ना, उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पानी कहीं पे छोड़ दो, कहीं पे आप धुआं बहुत जा रहा है तो एक लेयर बन जाती है, तेल की लेयर बन जाती है, धूल की लेयर बन जाती है। आप गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, आप देखो आपकी गाड़ी पे एक लेयर धूल जम जाती है। तो वो जो लेयर है उसी तरीके की एक लेयर, एसिड की लेयर आपके स्टमक में बन जाती है। तो जब हम बार बार पानी पीते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं, तो वो लेयर धीरे धीरे क्या होती है, पिघलने लगती है और पिघल के नीचे चली जाती है। तो इससे क्या हुआ, स्टमक क्लीन हुआ। अब स्टमक में जो सिक्रीशन होंगे वो बेहतर होंगे, क्योंकि जो उनके माउथ पे अगर लेयर जम गई तो सिक्रीशन क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गए, तो वो सिक्रीशन बेहतर हो जाएंगे स्टमक में। तो जो सबसे पहला काम किया आपने संघ प्रक्षालन में, आपने अपने स्टमक को क्लीन कर दिया, स्टमक को बेहतर कर दिया, आगे के काम करने के लिए उनको तैयार कर दिया। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गए तो वहां पे भी विलाइज में सेम यही प्रोसेस था। तो आपने विलाइज को मूवमेंट देके, जो आप ट्विस्ट कर रहे थे, साइड स्ट्रेच कर रहे थे, फिर जो आप भुजंग आसन में ट्विस्ट कर रहे थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका नमक वाला पानी था, उस पानी ने सारा जो लेयर्स पे जमा हुआ मल था उसको निकाल दिया बाहर। तो आपका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो गया, एक्सक्रीशन इंप्रूव हो गया। ठीक, एब्जॉर्प्शन जब इंप्रूव होगा तो आपका खाना बेहतर तरीके से आपकी बॉडी को लगेगा और बेहतर तरीके से बाहर भी जाएगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जर्नी वो छोटी हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये खाना जब लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आपके उस खाने से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हुआ स्टूल था, जो पानी कम पीने की वजह से सॉलिड में बदल गया था, उसको क्या किया आपने, सॉफ्ट कर दिया, सेमी सॉलिड में कर दिया। अब वो सेमी सॉलिड में होने के बाद बाहर निकलने लगा। फिर एक स्टेज पे जब पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया तो वो लिक्विड में होकर बाहर निकलने लगा। तो रेक्टम की सफाई हुई, लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई हुई, स्टमक की सफाई हुई, ईसोफेगस की सफाई हुई। इन सिंपल ओरल कैविटी टू एनल कैविटी सब कुछ क्लीन हो गया। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हो वैसे ही आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करते हो। अब 2, 4, 6, 10, 15, 20 गिलास पानी पीने से कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता। इस पानी को हम इसीलिए ऐसा नींबू वाला पानी बना के पीते हैं, जिससे जो आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज है, जो ऑटोसिंथेसिस का काम करते हैं, आपके जो डाइजेशन है उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो सारी चीजें बेहतर होती है। इसीलिए हमने इसमें नींबू डाल दिया। अगर हम नींबू ना डालते तो क्या होता, सब रूखा रूखा हो जाता। आप नमक वाला पानी कहीं डालते देखते हो ना, पूरा ड्राइनेस आ जाती। तो इसीलिए हम संघ प्रक्षालन के समय में नींबू और नमक वाले पानी का उपयोग किए। लेकिन जब हम कुंजल करते हैं तो हमें क्या सूखा सूखे की जरूरत होती है, तो हम उसमें नमक वाला पानी यूज करते हैं। कुंजल जो है वो सिर्फ स्टमक और लंग्स को क्लीन करता है, संघ प्रक्षालन पूरे पैसेज को क्लीन करता और सर, सर अब अनीमा सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता होगा ना? है। एनीमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टम में जो कुछ है उसको बाहर निकालता ओके, ठीक। है, क्योंकि जो पानी आप सर पीते हो वो रेक्टम में ही रहता है। तो रेक्टम में जो सॉलिड स्टूल है वो पानी एब्जॉर्ब करके इजिली बाहर आ जाता है। सर अभी जो मेरे कल अंकल की जो डेथ हुई है उनको रेक्टल कैंसर ही था। तो खैर ये तो बहुत सीवियर कंडीशन है, वो उतना आगे जब किसी को बहुत लंबे समय से फिशर होगा, फिस्टुला होगा, वो आगे चल के रेक्टल कैंसर इतनी जल्दी नहीं होता। तो वो तो बहुत नहीं, सॉलिड कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी कंडीशन होगी। उनको यहाँ पे वहाँ कनाडा में डिटेक्ट हुआ ये चीजें, पर यहाँ बोल रहे थे कि कई बार उनको ब्लैक वॉमिटिंग हुई थी 30 ईयर पहले। उसके बाद फिर से हुई एक बार, पर यहाँ के डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाए उसको। अब देखिए क्या क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने सोचा कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग को डायग्नोस करते रहे। उनको लगा कि भाई ये हो सकता है फिस्टुला या फिशर का कंडीशन है, तो वो वहां पे डायग्नोस करते रहे। उन्होंने नहीं कराई होगी बायोप्सी, बाद में किसी ने बायोप्सी कराई तो पता चला। क्योंकि कोलोन्स को देखने के लिए जब तक आप
इंडोस्कोपी का ना यूज करो, कोलोनोस्कोपी ना करो, तब तक आप सही से नहीं समझ सकते कि अंदर क्या डेवलपमेंट है। नहीं, पर वो जो ब्लैक बोलते हैं कि ब्लैक एकदम ब्लैक ब्लड आ रहा था जो है वो। भाई ब्लैक स्टूल आना या ब्लैक ब्लड आना सीधी सी बात है कि कुछ इन्फेक्शन है, दैट्स व्हाई ब्लैक आ रहा है वो। ब्लैक स्टूल आना मतलब वो स्टूल में ब्लड मिक्स होके आ रहा है। और ये सर जेनेटिक भी होता है, क्योंकि कनाडा वाले डॉक्टर ने उनको बोला कि ये आपकी जेनेटिक है। देखिए कैंसर को अभी तक हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अगर ये जेनेटिक होता, मानिए संध्या जी, तो उनके पिताजी को, चाचा जी को, ताऊ जी को, किसी को होता। भाई को, उनके बड़े भाई जो वो भी इसी में एक्सपायर हुए। बड़े भाई को भी सेम था। जी, पर उस टाइम डायग्नोस नहीं हुआ कि कैंसर है कि क्या है, पर सारे सिम्टम्स उनके भी यही थे। तो देखिए मतलब हो सकता है कि उनके जीन्स में ऐसी प्रॉब्लम हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेनेटिक डिजीजेस पहले क्यों नहीं होती थी, अभी क्यों ज्यादा हो रही है? सर मैं एक क्वेश्चन और लास्ट मेरा शंख प्रक्षालन को लेके। सर मैं आईबीएस के लिए अगर शंख प्रक्षालन अच्छा है, बट आईबीएस में 2 कंडीशन बनती है, या तो लूज मोशंस होते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है। लूज मोशंस हो रहे हैं तो अपने आप ही सारा कुछ क्लियर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें फिर तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो सर मुझे ये बताइए कि ये आईबीएस में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आईबीएस इज अ कंटिन्यूअस बीमारी, शंख प्रक्षालन इज अ 1 डे प्रोसेस। तो ये आप कैसे हेल्प करेगा? वो आपका आप, इंटेस्टाइनल मूवमेंट थोड़ी चेंज कर आप देगा ना। मेडिकल योगा वाले में हो ना? नहीं, मैं कहाँ हूँ सर अभी। अच्छा नहीं हो, तो फिर समझ लीजिए कि उसमें हमने बात की थी, जो लोग मेडिकल योगा में होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। हमने बात की थी कि ब्रेन जो है वो इंटेस्टाइन को मूवमेंट देता है, तब जाके इंटेस्टाइन धीरे या तेज चलती है और मोशन करती है, ठीक। तो जब आपका ब्रेन कभी जल्दी हिला दिया तो लूज मोशन है, कभी धीरे धीरे हिला रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो ब्रेन की वजह से इरेगुलर है, इस वजह से आपको ये हो रहा है। तो जब आप इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन कर दोगे तो ब्रेन को लगेगा यार सब ठीक है। आप किसी का घर देखो साफ रहता है, जब किसी का घर साफ रहता है तो आपको चप्पल पहन के अंदर जाने का मन नहीं करता, ऐसा होता है ना। और किसी का घर गंदा रहे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा चले चले। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हमने बाहर एक स्टिकर लगाया हुआ है, जनरली लोग नहीं देखते कि जूते बाहर उतारिए, तो कुछ लोग पहन के दादा दादा चले आते हैं, फिर हम बोलते हैं बाहर उतारो। वो 4 कदम चलने के बाद उनको लगता है यार सब साफ साफ है, तो जाके खुद ही बाहर उतार के आएंगे। लेकिन जब गंदा रहेगा तो खुद पहन के आएंगे। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है, जब इंटेस्टाइन में गंदगी भरी रहेगी तो ब्रेन बोलेगा चलो छोड़ो स्लो रखो इसको, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब गंदगी नहीं रहेगी ना तो वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बेहतर करेगा। क्लियर हुआ हम लोग का? नहीं हुआ? सर लूज मोशंस वाला पार्ट अभी भी नहीं क्लियर हुआ। लूज मोशंस में तो वैसे क्लियर हो रहा है ना, स्टमक से लेके नीचे तक जो कुछ भी है। तो फिर क्लियर कुछ नहीं होता। लूज मोशन में क्या होता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ भी पानी आया ना, उस पानी को एब्जॉर्ब होने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, एब्जॉर्ब होने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। तो जो मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन की वो आइडली बहुत स्लो थी। आप ऐसे समझो कि 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में पहुंचती थी, अभी वो 10 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंच रही है। तो जो टाइम मिलता था पानी को लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने को, वो टाइम नहीं मिला, तो पानी सारा बाहर गया, स्टूल बाहर नहीं। सर अभी काफी कुछ क्लियर हुआ है। चल ठीक है, आगे बढ़े। थैंक यू। आज सर का इसी टॉपिक वजह से लूज मोशंस और डायरिया हो मतलब लाइक वॉमिटिंग होती है तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो आपके ब्लड में पानी नहीं होगा तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे, आपका बॉडी सही तरीके से एक्शन नहीं करेगा, ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो वो तो जब भी आपको लूज मोशन होते हैं पानी की कमी हो जाती है, जब भी आपको वॉमिटिंग होगी पानी की कमी हो जाएगी, जब भी आपको ब्लीडिंग होगी पानी की कमी हो जाएगी। तो तीनों ही कंडीशन में आपको नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। जो आपको वो बॉटल लगा देते हैं ना, वो इसीलिए लगाते हैं कि आपके ब्लड में पानी का स्तर बढ़ जाए।
ठीक। सर प्लीज मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मुझे कल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, शंख प्रक्षालन के बाद थोड़ा बहुत नींद आया, फिर थोड़ा संडे घूमने के लिए गई बाहर शॉपिंग के लिए, घर आने के बाद बहुत हेडेक और ये हुआ। सुबह मुझे ऐसे जैसे चेस्ट में कुछ तो बैठे जैसा लगने लगा, दुखने लगा, तो मैंने पानी पी के उल्टी किया तो कफ बहुत मतलब एक ऐसे अ, कफ पड़ा सर उसमें से, तब रिलैक्स हुई मैं। मेघा, ये तो संघ प्रक्षालन की वजह से नहीं था, आपके लंग्स की वजह से था ना। अच्छा सर। हाँ, तो अभी मैं कंटिन्यू ये कुंजल वमन कर सकती हूँ सर? 7 डेज लगातार करिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो अब मेनोपॉज की ओर चले या अभी कुछ कंफ्यूजन रह गया है? हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, आप लोग संकुचालन में चले गए। सर वो किया है ना, तो अभी उसको रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी बहुत पहले हो गई तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी। नहीं नहीं, संकुचालन तो Recently मैंने किया बस है। आपको करना चाह रहे थे इसलिए करा दिया। प्रेग्नेंट मदर्स को मत कराइएगा कभी भी। हाँ, आप इनफर्टिलिटी में जरूर इसका यूज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में बहुत काम की चीज है। इनफर्टिलिटी में आपको सटकर्म बहुत काम आएंगे तब जब आपको अपने पेशेंट की इनिशियल तैयारी करनी है, तो वहां पे आपको सटकर्म बहुत काम आएंगे। चलिए, तो अभी हम पहुंच जाए मेनोपॉज की ओर, या फिर कुछ और रह गया आपको? सर एक मेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ? पूछ लीजिए। सर किसी फीमेल मेरी कोई फ्रेंड है, उन्हें मतलब रेगुलर ऐसे 10 डेज से मॉर्निंग में मतलब हैवी ब्लीडिंग और नाइट में कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में हैवी ब्लीडिंग और नाइट में कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा था? मुझे ये सवाल आपसे एंड एक्सपेक्ट इट्स नहीं था। इट दोस्त, एंड इट्स सर ये बहुत मतलब 10 डेज 12 डेज उनके साथ रहा, मतलब इज इट ऑक्सीटॉक्सिन रिलेटेड इशू? देखिए क्या हुआ कि रात को उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई, सुबह उनकी बॉडी जो है इरिटेटेड रही, तो ऑक्सीटोसिन का ज्यादा सिक्रीशन, दैट्स व्हाई सुबह ज्यादा ब्लीडिंग हुई, रात को वो आराम से सो गई। तो ये सिंपली उनके पीनियल ग्लैंड का माल फंक्शन था कि एक टाइम जब कार्टिस उनको ज्यादा मेलेटनिन देना चाहिए था तो दे रही है, जब सेरोटोनिन देना चाहिए तो सेरोटोनिन अच्छे से नहीं आए, दैट्स व्हाई बॉडी ने ज्यादा कार्टिसोल यूज किया। तो जब ज्यादा कार्टिसोल यूज किया तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया। तो ये कुछ नहीं है, इससे बट कोई सर, दिक्कत की बात नहीं है। बट इतना 10-12 डेज वो चला, वो भी कोई इशू नहीं है? जब अगर ढंग से नहीं टूटेगा तो ब्लीडिंग ज्यादा दिनों तक होगी। ओके ओके सर। ऑक्सीटोसिन मानिए 50 ml आना चाहिए था, रोज 5-5 ml आया तो 10 दिन आएगा, तब 50 ml होगा। और अगर 10-10 ml आया तो 5 दिन में 50 ml हो जाएगा। तो अगर सर ऐसा उनके साथ अगर फिर नेक्स्ट मंथ फिर से होता है तो नहीं हमें उन्हें होगा, कुछ आप योगा प्रैक्टिसेस? कराओ, आप योगा कराओ, नहीं होगा। नहीं सर, मैं उन्हें योगा नहीं कराती हूँ, शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग योगा, तो वो फिर मेरी होगा, वैसे ही फिर हो फ्रेंड। सकता है, फिर कोई बड़ी बात नहीं। आप उनको योगा नहीं कराओ, तो उनका ब्रेन जो है ना बॉडी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा। ओके ओके सर। तो उनको बोलो कि योगा करें, योगा नहीं कर सकती तो जिम जाए, जिम नहीं जा सकती तो मॉर्निंग में वॉक करने निकले, लेकिन नहीं, कुछ वो ना कुछ जिम तो चीजें। जाती हैं, जिम जा रही हैं वो। हाँ, तो जिम जा रही है तो कोई प्राइवेट ट्रेनर ले ले पढ़ा लिखा, जो थोड़ा ढंग से उनको प्रैक्टिस कराए। क्योंकि जिम जाने का ओके सर। मतलब ये नहीं होता, जिम की मेंबरशिप दो तरह की होती है। एक मेंबरशिप में क्या होता है कि आपने एनुअली पैसे भर दिए, आपका मन है, आप चले गए, घूम फिर के चले आए, आप शरीर से दुबले पतले दिख रहे हो, आपने जहाँ हर मशीन पर थोड़ी थोड़ी देर मजे लिए और चले गए। इस तरीके से जिम जाना हो तो कभी मत जाइए। जब भी जिम जाए, अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर हायर करें, जो पर्सनल ट्रेनर आपको सही तरीके से आपकी बॉडी की जरूरत को पूरा करा सके। जिम में एक्सरसाइज करना बुरा नहीं है, बस सही तरीके से करना जरूरी है। अब दिक्कत क्या है कि इंडिया में जो नया कल्चर तैयार हुआ जिम वाला, उसमें 80% लोग जो है जिनकी 1 साल की मेंबरशिप भर देते हैं, फिर जाते हैं अपनी मर्जी से खूब ट्रेडमिल पे भागते हैं, घुटने खराब करते हैं, घंटों घंटों साइकिल चलाते हैं,
हैं, और उसके बाद फिर वो जाके अननेसेसरी कुछ ना कुछ वेट उठाते हैं, और उसके बाद जब वेट उठा के थक जाते हैं तो ऐसे ही पटक के चले जाते हैं। ये जिम का सबसे गलत तरीका है। मैं जिम का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिम की सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो जिम में जाएं, उनसे कहिए प्राइवेट ट्रेनर ले लें और अच्छे से वर्कआउट करें, एकदम बेहतर हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। और अगर प्राइवेट ट्रेनर अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है ना, तो कहिए आपके साथ करें, प्राइवेट ट्रेनर से सस्ते आप करेंगे। सच में योगा टीचर्स प्राइवेट ट्रेनर से सस्ते हैं। रिलेटेड ही है नहीं वॉट सर, प्राइवेट ट्रेनर टेक्स 5,000 और 7,000। बस नहीं हाँ नहीं, जी ज्यादा सर। दिल्ली के रेट नहीं 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 है ये। नहीं, हाँ मेरे यहाँ पे है, वहाँ पे मतलब कोई सोसाइटी है वहाँ पे, वो मतलब जिम है वहाँ पे, इतना ही पर्सनल ट्रेनर टेक्स 5,000 और 7,000। नहीं नहीं, फिर वो पढ़े लिखे ट्रेनर नहीं है ना, वो हरियाणा वाले ट्रेनर है जिन्होंने डब्बा खा खा के बॉडी बना ली और ट्रेनर बनते हैं। नहीं सर, रोशनारा क्लब में करा रहे हैं ठीक अच्छे है, पढ़े लिखे ट्रेनर। दुकान की बात नहीं है। दुकान तो देखिए, दुकान में हर तरह के लोग हैं। जनरली जितना बड़ा जिम मिलेगा ना, उतने कम पढ़े लिखे ट्रेनर मिलेंगे। वो ठीक है, अगर ट्रेनर्स हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, 5,000 में काम कर रहे हो, तो फिर अपना बेचारा टाइम खराब कर रहे हो। या तो फिर एक टाइम पे कई कई पीटी कर रहे होंगे वो। दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक टाइम पे कई पीटी ले रहे होंगे। हाँ, मैं भी ऐसा कुछ होता होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट दीज आर दी रेट्स नहीं जो तो मुझे। अच्छे जिम ट्रेनर्स जो है ना, वो 22 से 25 हजार रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं। 1,000-1,200 रुपये मिनिमम उनकी पर विजिट का सेशन का चार्ज होता है। जो लोग अच्छे घरों में विजिट कर रहे हैं वो इतना तो कम से कम लेंगे। क्योंकि शुरुआत में जब मैं योगा नहीं समझ पाया था ना, तो कुछ दिन पैसे कमाने के लिए मेरे को भी चस्का चढ़ा था कि फिटनेस ट्रेनर बन के पैसे कमाते हैं। लेकिन वो कुछ दिनों का ही चस्का था, वो बेकार था। सर हाउ सेफ और हाउ गुड इज इट टू like exercise in gym with AC ऑन रहता है ना, अब AC में वर्क इस ना। सवाल का सच्ची जवाब अगर आप समझना चाहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी नाक अच्छी है। आपकी नाक अगर अच्छी है तो आप एसी में वर्कआउट कर रहे हो या बाहर खुले धूप में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाक अच्छी नहीं है तो बाहर धूप में भी बेकार है और एसी में भी बेकार है। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमको जो योगा करने की सही जगह बताई, मिट्टी की 4 दीवारें हो, ऊपर घास का छप्पर हो। अब ना तो मिट्टी की 4 दीवारें मिलेंगी ना घास का छप्पर मिलेगा। तो इसलिए जिनमें वर्कआउट कर रहे हैं जो लोग एसी में, उनको चाहिए कि थोड़ा एसी का टेम्परेचर ज्यादा कर दें, जिससे इतनी ज्यादा ठंडक ना रहे कि बीमार हो जाए, और इतनी ज्यादा गर्मी भी ना रहे कि वर्कआउट ना कर पाए। आजकल तो सब योगा स्टूडियोज में भी एसी चलता है। सर अभी एक नया ट्रेंड भी चला है, हॉट योगा, सर उसमें बट नॉट टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया आप जाता है। AC चालू करा के योगा करा रहे हो, उसी में प्राणायाम करा रहे हो, हाउ इज इट एडवाइजेबल सर? मैंने हम लोग को बताया तो कि एक अगर आपकी नाक अच्छी काम नहीं कर रही, जो लोग नहीं मेडिकल तो योगा में हैं, उन्होंने पढ़ा होगा उस चीज को। फाइन, इज इट फाइन अगर AC में प्राणायाम कर रहे हो तो? अगर नाक अच्छी है तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाक क्या करती है हमारी? नहीं, फ्रेश एयर, वी नीड टू टेक फ्रेश एयर ना। नाक एयर को फिल्टर करती है और वार्म करती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय नाक अच्छी? किस हिसाब से, डेफिनेशन बताइए। ये फिर आपको सोना जी मेरी मेडिकल योगा क्लास में आना होगा, नहीं तो सिंपल जी से कनेक्ट कीजिए। नहीं तो, क्योंकि यहाँ मैं अगर नाक अच्छी बताने लगूंगा ना, तो आज मेनोपॉज रह जाएगा फिर। सर आप सर ट्राइमेस्टर वाइज थोड़ा डाइट का बता भी दीजिए। बताएंगे क्या, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कितना क्या रहना चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या डाइट पैटर्न रहना चाहिए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में? बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से लिख लीजिए, मैंने बताया तो था। सर पोस्ट नहीं नेटल भी बताया बताइएगा ना। सोना जी देखिए, नाक अच्छी से जो मेरा मतलब है, बेसिक चीज समझ लीजिए आप, कि हमारी नाक का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक, अगर बाहर -10 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी मेरी बॉडी में 37 डिग्री ही जाना चाहिए।
-10 डिग्री है, 37 डिग्री ही जाना चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर चेंज करने का काम कर रही है वो नाक कर रही है। अगर नाक अच्छे से काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, ठंडी हवा अंदर जाएगी, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसी को उल्टे देखिए, बाहर धूप है, 40 to 45 डिग्री का टेम्परेचर है ना। अब उस टेम्परेचर में अगर आपकी नाक अच्छी है तो अंदर क्या 37 ही लेके चलेगी। अगर नाक अच्छी नहीं है तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी, आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। गर्मी में सुना होगा आपने, एपिस्टेक्सिस हो जाता है, वो नक्सीर हो जाती है। तो नाक अच्छी होने का मतलब है कि जो नेजल म्यूकोसा है वो सही तरीके से आपके टेम्परेचर को प्रोसेस कर रहा है। अगर ये प्रोसेस अच्छे से नहीं करेगा तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और आप बीमार होंगे। तो इसलिए नाक अच्छी मैंने बोला कि नाक अच्छी है तो फिर एसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नाक अच्छी नहीं है तो फिर एसी में बीमार पड़ जाएंगे। क्लियर है निधि? सर नाक अच्छी से, अब एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में सर, पूछूं या शाम में पूछ लीजिए जल्दी पूछ लीजिए। सर नाक अच्छी है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही जाएगा अंदर, तो फिर सर्दियों में सर्दी और अगर ज्यादा गर्मी होगी तो गर्मी क्यों लगती है? फिर जब बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो फिर ये आज मेनोपॉज में आप पढ़ने वाले थे, तो बता दो सर, इसी से शुरू कर दो मेनोपॉज की क्लास। ये हमारी बॉडी में एक वैसोमोटर इफेक्ट होता है जो हमको ठंडी या गर्मी का एहसास दिलाता है। आप देखो ना, जब आपने देखा होगा कि जब हॉट फ्लैशेस होते हैं मेनोपॉज में तो टेम्परेचर दिसंबर वाला हो फिर भी हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो ये जो ठंडी और गर्मी का एहसास दिलाती है वो हमारी बॉडी अंदर से दिलाती है, बाहर से नहीं। नाक से जो हवा जाती है वो 37 डिग्री वाली ही जाती है। ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन है जो बाहर के टेम्परेचर से आपको ठंड फील कराती है या गर्मी फील। अब ठीक है सर, सोचो थैंक यू। ये वेसोमोटर इफेक्ट इतना गड़बड़ इफेक्ट है कि लोग कंबल ओढ़ के बैठे हैं और आपको गर्मी लग रही, पंखा चलाओ पंखा चलाओ। कभी सर देखा? हमारे घर में यही है, देखा नहीं, यही है। मेरा बेडरूम एसी बना होता है और मैं डबल लेयर कंबल की करके सोती हूँ। तो सर अभी ये हमारे घर में, साथ हो रहा है, सॉरी अभी ये मेरे साथ हो रहा है, सडनली बहुत हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाता है, स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है जो है। तो ये संध्या जी, आप मेनोपॉज हो गया या मेनोपॉज वाली एज में है अभी? एज पे है, अभी प्री मेनोपॉज चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये होना बहुत नेचुरल है, पर इसको कैसे मेंटेन करना उस पर आज हम बात करने वाले थे। मेनोपॉज ऐसा टॉपिक है जो मेरे को लगता है कि हर फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज में फीमेल्स के लिए एक दूसरा जन्म होता है। कितना बुरा होता है और कितना बेहतर होता है, मतलब मैं तो कभी फील नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने देखे हैं अभी तक मेनोपॉज में फीमेल्स की कंडीशन, मतलब जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मेनोपॉज में होते ना उतने वैसे नॉर्मल टाइम में नहीं होते। और मेनोपॉज में जितने ज्यादा हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना उतने नॉर्मल टाइम में नहीं होते। दोनों चीजें होती हैं, या तो सडन ड्राइनेस बहुत बढ़ जाएगी या सडन सिक्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। मतलब दिमाग कैसे काम करेगा कुछ पता नहीं, कभी बहुत गर्मी लग रही है, कभी अचानक से ठंडी लगने लगी, खूब पानी पीने का मन करेगा, खूब यूरिन आएगा, फिर खूब पानी पी रहे हो फिर भी यूरिन में जलन होगी। मतलब आप सोचो हर चीज खराब हो जाती है। मैंने एक बड़ी अच्छी इमेज आपके लिए रखी थी मेनोपॉज समझाने के लिए। ये देखिए, दिमाग तक कंफ्यूज हो जाता है, ब्रेन में फॉगिंग होती है, आपको चीजें आप अज्यूम करने लगते हो ऐसा हो रहा है, सच में कुछ हो ही नहीं रहा होता है, आपको लगता बहुत कुछ। आप चीजें किसी को भी ऐसे ही निगेटिव मान लेते हो, किसी को भी ऐसे ही पॉजिटिव मान लेते हो, जबकि रियलिटी कोसों दूर है। दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, माइग्रेन बढ़ जाता है, हेडेक्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स चेंज।
डिजीनेस रहती है, गम की प्रॉब्लम आ जाती है, जो प्रेगनेंसी वाली गम की प्रॉब्लम है वो मेनोपॉज में भी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, वो गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, मुंह में जलन रहती है, मुंह हमेशा सूखा सूखा सा रहता है, बिटर सा टेस्ट रहता है, थकान बनी रहती है, वजन अचानक से बढ़ने लगता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, ब्लोटेड फील रहता है हमेशा आपको, है ना, मतलब हर चीज अजीब सी हो जाती है। स्ट्रेस जो है सर इसमें इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है कई बार, कि आपको ऐसा लगता है झटका सा लगा, वो वही वैसोमोटर इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी अजीब अजीब सी होती है, जैसे आपको वेजाइनल ड्राइनेस है, लॉस ऑफ लिबिडो आ जाएगा, वेटनेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज लिबिडो हो जाएगा, पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो बहुत कॉमन सी बात है, स्ट्रेस पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वैसे रेगुलर टाइम पे आप अपने छोटे से गुस्से को बहुत आसानी से हैंडल करो, यहाँ छोटा सा गुस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, बिना मतलब में आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मैं एकदम पूरा इतना परेशान क्यों हो गया। तो आपका अपने मूड पे कंट्रोल ही नहीं रहता। ठीक, उसके बाद स्किन आपकी खराब होने लगती है, रूखी होने लगती है, पैचेस आने लगते हैं, इचिंग होने लगती है, स्टमनिक रिएक्शंस होने लगते हैं, आपका बोन्स हेल्थ डिक्रीज हो जाती है, जॉइंट्स में पेन आने लगता है, नींद खराब हो जाती है, एलर्जीज बढ़ जाती हैं, नेल्स खराब होने लगते हैं, पसीना बहुत आएगा, सपने बहुत अजीब अजीब से आएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, हेयर लॉस, है ना, इवन आपके बॉडी से ऑर्डर्स बदल जाते हैं, स्वेटिंग बहुत अजीब सी होती है, बहुत स्टिकी स्टिकी, आपका पसीना खुद आपको बुरा लगने लगता है, ब्रेस्ट पे पेन हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट अपने आप आपको लगेगा कि आपको कुछ धड़कन बढ़ गई है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको लगेगा आपका हार्ट बहुत तेज तेज काम कर रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक फीमेल को मेनोपॉज में, और ये तो कुछ है जो कॉमन कॉमन मैंने इस डायग्राम से आपको समझाया। इससे कहीं ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम मैंने अभी तक समझी है मेनोपॉज की, वो ये है कि एकदम से आपको कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपको रोने का मन करेगा, आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये चीज सब बेकार है। आपको कोई बोलेगा डॉक्टर के पास चले जाओ तो आपको लगेगा डॉक्टर बेकार है, मेरा यूट्रस निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ भी अलग टाइप का एजम्पशंस करने लगोगे आप, है ना, किसी भी इंसान को लेके आपको निगेटिविटी आ जाएगी, उस इंसान से फिर आपको पता नहीं क्यों इरिटेशन होने लगेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड या बच्चों से होने लगती है, तो फीमेल हस्बैंड और बच्चों के सामने ऐसा लगता है उसको सांस नहीं आ रही है, वो सर कट कट के रहना चाहती है, परेशान रहना चाहती है। सर ये पोस्ट मेनोपॉज में भी होता है क्या? पोस्ट मेनोपॉज तो देखिए कुछ नहीं होना चाहिए, पोस्ट मेनोपॉजल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्री मेनोपॉजल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ होती नहीं है। क्या होता है कि आपका मेनोपॉज आया नहीं होता है, तो वो पेरी मेनोपॉजल प्रॉब्लम चलती रहती है आपकी, है ना, जैसे नहीं, मानो ये आपको इमेजिन आप, आपको पीरियड 6 महीने पहले आया था, 6 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, लेकिन सिम्टम्स होंगे, प्रॉब्लम होगी, तो 6 महीने से पीरियड्स नहीं आया मतलब क्या हुआ, सब कुछ ठीक लग रहा है, मेनोपॉज हो गया, 7वें 8वें महीने पीरियड्स आ जाएंगे, फिर 5 6 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मेनोपॉज का मतलब है कि आज जब पीरियड आया, इस डेट से लेके अगले 1 साल तक दोबारा आपको पीरियड्स ना आए। लेकिन क्या होता है कि 7 8 9 महीने बाद, 10 महीने बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस चीज को लोग पोस्ट मेनोपॉजल अगर समझ रहे हैं तो पोस्ट मेनोपॉजल ऐसा ही होगा, जब आपके पीरियड्स पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं तो फिर आपको सिम्टम्स आते रहे, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स ग्रेजुअली बढ़ते या घटते रहे। नहीं, ये सर इमेजिन वाली जो है मेरी सिस्टर के साथ हो रही है, इसलिए मैंने पूछा। किसके साथ हो रही है? मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ।
वो हाँ कुछ कुछ इमेजिन करने लगती है, एक पड़ोसिन है वो मेरे को इस तरह से मारने की वो हाँ कोशिश कर रही है, वो मेरे लिए प्लानिंग कर रही है, ये है अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कि इसको बाहर नहीं जाना, ये मर जाएगी, कि ये हो हाँ, जाएगा। ये बहुत मतलब वो बहुत बहुत प्रॉब्लम। इमेजिन करने लग जाती है जो है। मैं एक लेडी को जानता हूँ जो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चाकू लेके सोती थी। उनके साथ भी उनको कुछ ऐसे ही होता है अभी। उनको लगता था कि उनके हस्बैंड किसी दिन रात को उनको मार डालेंगे, और वो चाकू लेके सोती थी। रात रात भर ढंग से सोती नहीं थी। वो मैंने अभी कहा एकदम डर रहती है, कमरे में एक कोने में छुपी रहती है, ये हाल हो रहा है उनका। मैंने कहा उनसे, आपके हस्बैंड को बताया है ये सब? बोलती कैसे बता दूं, वही तो मेरे को मारना चाहता है। और जब वो बता रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था सच में इन्होंने कुछ किया होगा, ये हस्बैंड मारना चाहता है। मैं इतना सीरियस होकर वो बता रही थी, पहले तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये क्या हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब उनके सिम्टम्स और समझ में आए तो मुझे लगा यार ये तो मेनोपॉजल वाली कंडीशन है। लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि हस्बैंड को लेके ऐसा कंफ्यूजन आ जाए कि हस्बैंड ही मान लो। वो पड़ोसिन के उससे है कि वो उनकी जो पड़ोसिन है, क्या उसने कैमरा लगा रखा है, वो पर्दे में से भी मेरे को देख सकती है, मतलब इतना तक उनको वो है। उसने गन ले रखी है, वो किसी दिन भी मेरे को मार देगी, ये एकदम कोने में छुपी रहती है, बहुत डरी डरी रहती है वो। तो सोचिए मेनोपॉज कितनी बुरी कंडीशन है। और वो लेडी जो जिनको डर था ना कि उनके हस्बैंड मार देंगे, वो मेरे को बताना, मतलब बताने नहीं दे रही थी उनके हस्बैंड को। बताने जब मैं बोला बता देता हूँ आपके हस्बैंड को, बताने नहीं दे रही थी वो। बोलती नहीं नहीं, उसको पता चल जाएगा तो वो फिर और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, फिर मुझे किसी भी और तरीके से मार सकता है, किसी और को पैसे देकर मरवा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। फिर फाइनली मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, आप हस्बैंड के साथ सोना बंद कर दो, आप किसी दूसरे रूम में सो। वो दूसरे रूम में सोने लगी, तब भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता था, अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती थी, और उनको यही लगता था कि रात को आके किसी दिन में मार देंगे। अब सर सोचिए। मेरा मेनोपॉज हो गया है, बस ये चाकू लेके रात में कोई मारने आए वो वाले छोड़ के बाकी सारी चीज मेरे साथ हो चुके हैं। लेकिन ये चीज हुए मेरे 3 साल हो गया खत्म हुए, उसके बाद अभी मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हाँ, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत खत्म हो गया बिना इन जी चीजों से। कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। देखिए मेनोपॉजल एज में जो है ना, हर फीमेल को सही गाइडेंस की जरूरत होती है। हर फीमेल को, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो। जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मैं जिन लेडी की बात कर रहा हूँ ना, वो आईपीएस थी, रिटायर्ड आईपीएस थी, जिनको अपने हस्बैंड के मारने का डर होता था। और बेचारे हस्बैंड आईटी वाले थे, एकदम एकदम सीधे साधे। मतलब उनके हस्बैंड जो है बहुत स्वीट इंसान थे, और वाइफ बहुत वायलेंट थी। क्योंकि वो आईपीएस थी, गोली वोली चलाई थी, उनको मारना पीटना बड़ा आसान लगता था। और उनके हस्बैंड बेचारे आईटी वाले एकदम सीधे सच्चे बंदे। सर जो आप सिम्टम्स बता रहे हो, ऐसा भी कभी होता है कि ये सब कुछ हो ही ना टाइप्स, ये हाँ, होता ही होता? ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ भी ना हो। अभी वीना जी ने बताया कि काफी सारे सिम्टम्स उनके साथ आए। ये जो बोलते हैं कोई ना मुझे आए मारने सर, आ ना रहा है आए। वो आ रहा है, वो चीज नहीं होता था। लेकिन हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा होना, मूड स्विंग्स होना, समझ में नहीं आता था क्यों रोना आ रहा है। हाँ, ये चीजें जो कभी जितनी लड़ाई हस्बैंड से नहीं, उस समय उनके ऊपर गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर गुस्सा आना, वो सारी चीजें। और मैं मतलब एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव अपने आप को मैं बोलूंगी, वो थी मैं। और अब जब मेनोपॉज के बाद मेरे में इतनी स्थिरता आ गई, अभी बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत मेरा शौक होता था, अभी वो चीज एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है करना। अभी लगता है आराम से रहो, कूल डाउन, शांत। अभी अपोजिट हो गया स्वभाव मेरा काफी हद तक। लेकिन फिर से मैंने अभी हेल्थ इश्यूज, जो जॉइंट्स पेन, कमर में दर्द, ये सब काफी चीजें 1 साल तक रहा, अभी ठीक हो गई। अभी वापस मैं जिम भी जा रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ अपने आप को। और अब मैं देख रही हूँ अपने आप को पहले की तरह, मैं बिल्कुल नॉर्मल अब बिल्कुल 70% नॉर्मल अभी हो गया मेरा बिल्कुल, लाइफ स्टाइल। आप और अच्छी हो जाएंगी
बस मेरी 2 सलाह मान लीजिए। रोज आप जो है थोड़ा सा नीम के पत्ते चबाना चालू कर दीजिए। नीम के पत्ते अगर ताजे ना मिले ना, तो कोमल वाले पत्ते तोड़ के रख लीजिए और उनको 1 हफ्ते तक यूज कर सकती है। कड़वा नीम सर? हाँ, कड़वी नीम, जो नीम की जो नीम के पत्ते खाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि नीम के पत्ते जो है ना, आपकी बॉडी में एफएसएच के लेवल को और कम कर देंगे। तो नेचुरल बॉडी थोड़ा ईस्ट्रोजन बनाने लगेगी, तो फिर से आप पहले जैसा अच्छा फील करोगे। सर वो शुरू कर दिया, पर अभी मैं हफ्ते में सर एक बार ही लेती सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। बोले आपने सर उसको बोला नीम के पत्ते गर्म करता है और मेरी बॉडी की जो नहीं, बिल्कुल गर्म नहीं करता। नीम के कोमल पत्ते बिल्कुल गर्म नहीं होता, आराम से खाइए आप। ओके सर, थैंक यू मैं सर। ये सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ मीना जी, प्लीज कोई और मत ट्राई करेगा। सर मैं कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप नहीं। आप अच्छा गिलोय चबाइए, या फिर आप जो है थोड़ा सा पोस्ता दाना भिगो के वो लीजिए। अच्छा। वीना जी की सर प्रकृति अलग है। सर हाउ ये डिफरेंस किस हिसाब से? प्रकृति के हिसाब से सोना जी, उस पर नहीं जाते। मैं आपको योगा के थ्रू मैनेज करना सिखाऊंगा। अभी मैंने वीना जी को सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इनकी बॉडी में अभी भी एफएसएच जो है वो बन रहा है। इस वजह से इनको अभी दिमाग जो है ना इनका बड़ा शांत सा हो गया है, चीजों से इंटरेस्ट कम होता है। देखिए, मैंने जब बताया था ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। वो आपको चीजों के लिए इंटरेस्ट जगाता है, आपको खुश रहना सिखाता है। आप सजते संवरते हो, लोगों से मिलते हो, अपना घर संभालते हो, घर सजाते हो, बहुत सारी चीजें। इवन लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, बहुत सारा दिखावा करते हो, बहुत सारी बातें करते हो। सब कुछ ईस्ट्रोजन की वजह से। इवन आपकी बॉडी भी ईस्ट्रोजन की वजह से सुंदर होती है। आपकी स्किन अच्छी होगी, बॉडी में टाइटनेस होगी, आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सब कुछ। ये सब कुछ ईस्ट्रोजन की वजह से। तो इनकी बॉडी में नेचुरली थोड़ा ईस्ट्रोजन बनाने के लिए मैंने इनको बोला कि नीम की कोमल पत्तियां खाइए। नीम की कोमल पत्तियां खाएंगे तो क्या होगा कि इनका एफएसएच पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इनका हाइपोथैलेमस एफएसएच की जगह थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन बनाए, क्योंकि ओवरी से तो अब ईस्ट्रोजन बनेगा नहीं। अब हाइपोथैलेमस का ये ईस्ट्रोजन कहाँ आएगा? सर यहाँ पे ऐसी जगह थैंक यू सर। अच्छा सर, ऐसी इसके लिए कौन सा आसन हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा योगा का, बताऊंगा एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए? बताऊंगा वीना जी, आ रहे हैं उसी फेज पे जा रहे हैं कि मेनोपॉज बहुत जरूरी जर्नी है, और ये मुझे लगता है कि हर फीमेल को जाननी ही सिर्फ नहीं चाहिए, इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन भी करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि आप बहुत एक्टिव थे। जब आप बहुत एक्टिव हो, इसी वजह से आपका ब्रेन ठीक ठाक काम कर रहा है। सर बहुत एक्टिव थी, अभी बहुत कम हो गई हूँ। नहीं नहीं, मेनोपॉज वाले टाइम पे तो आप एक्टिव थे ना। मेनोपॉज वाले टाइम पे जितने लोग एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन कंट्रोल अच्छा रहता है। लेकिन सिर्फ ब्रेन कंट्रोल अच्छा रहता है, नर्वस सिस्टम बहुत डैमेज करता है। तो इसलिए आपको नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करना है और ब्रेन को भी बैलेंस करना है। तो आपको एक्टिविटी और बैलेंस दोनों चाहिए। तो मेनोपॉज वाली एज में एक टाइम आपको सिर्फ एक्टिविटी एक्टिविटी चाहिए, दूसरे टाइम पे बैलेंस चाहिए। तो शाम को प्रेयर करना हर मेनोपॉज वाली लेडी के लिए सबसे अच्छा है। जो हमारे यहाँ नियम है ना कि शाम को दिया जला के प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यही ढंग से कर लीजिए, आपको हॉट फ्लैशेस और बाकी सारे सिम्टम्स कम हो जाए। इसीलिए ये नियम था भी। मेनोपॉज के बाद फीमेल बिना किसी ब्रेक के रोज दिया जलाती है, क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो दिया नहीं जलाती, पीरियड्स रुक जाते हैं तो रोज दिया जलाती है। और मेनोपॉज के टाइम पे उनकी बहू आ गई होती है। तो बहू आने के बाद बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है, खुद दिया जलाना छोड़ के बहू को बोलती है तुम जला लो। और ये सबसे बड़ा रीजन है उनको मेनोपॉज में ट्रबल होने। तो जब तक आपके मेनोपॉज ढंग से ना हो जाए, आप अपने रिचुअल्स को मत छोड़िए। स्पेशली जो शाम को दिया जला के प्रेयर करते हैं ना, अब आजकल तो दिया जलाना एक फॉर्मेलिटी हो गई है, लेकिन उसके पीछे बहुत साइंटिफिक एविडेंस था। वो था आपके पीनियल ग्लैंड को बेहतर काम कराने के लिए। जब आप दिया जलाते थे, अंधेरा होता था, आप हल्की सी पीली रोशनी लेके आते थे।
वो पीली रोशनी आपके दिमाग में मेलेटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए होती है, तो आपका ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है। आज हम क्या करते हैं, वो व्हाइट वाली एलईडी की रोशनी में रहते हैं। तो जो भी फीमेल्स मेनोपॉज एज में आ रही हैं, उनको थोड़ा डिम लाइट में रहना चाहिए शाम को, और सुबह उनको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, बैलेंस वैलेंस अच्छा करना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा अच्छा योगा करना चाहिए। तो अगर सुबह का काम एक्टिव रहेगा तो अच्छे से सेरोटोनिन आएंगे, दिमाग खुश रहेगा, आप परेशान नहीं रहोगे, है ना। और अगर मेलेटोनिन अच्छे से आए तो आपकी नींद अच्छी हुई तो आपका नर्वस सिस्टम बेहतर काम करेगा। बॉडी में 2 ही चीजें जरूरी होती है, एक तो आपका शरीर अच्छे से काम करता रहे, सारे वाइटल ऑर्गन सही से काम करते रहे, तो वो मेहनत करके मिल जाएंगे आपको, है ना। दूसरा, आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो वो जब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, आप स्लो डाउन नहीं होगे, वो नहीं होगा। तो रात के समय पे जितना हो सके डिम लाइट में रहिए, थोड़ी बहुत किताबें पढ़िए, थोड़ा शांत रहिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, आप बिल्कुल बेहतर हो जाओ। रात को भजन गाना या जो आपके रीजनल लैंग्वेज में गाने गाना होता है, ये गाने से बहुत हद तक मेलेटोनिन का स्तर बढ़ता है। पहले क्या होता था, जो पुरानी औरतें होती थी, पुरानी औरतों से मतलब मेरा जो थोड़ी सीनियर औरतें होती थी, क्योंकि उस समय जल्दी बहुएं आ जाती थी, तो ये औरतें शाम को एक जगह इकट्ठा होती थी और ये भजन गाया करती थी, अपने रीजनल लैंग्वेज के सीजन के अकॉर्डिंग ये गाना वाना गाया करती थी, जो इनके हार्मोनल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता। आज लोग क्या करते हैं, जब बात करते हैं ना, तो इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, ट्रैंक्विलाइज करते नहीं ब्रेन को। तो इसके लिए आप जाप कर सकते हो, शाम को दिया जला के। शाम को दिया जला के अगर आप जाप करोगे तो आप देखोगे आपका जो क्रेनियल प्रेशर है बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। और बहुत रिसर्च के बाद ये टेक्निक मैंने सीखी कि आखिर पुराने समय में इतनी हार्मोनल ट्रबल क्यों नहीं थी, तो समझ में आया कि उनका जो लाइफस्टाइल था ना, वो ब्रेन को ट्रैंक्विलाइज करने का बड़ा अच्छा था। हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम ब्रेन को एक्टिवेट करते रहते। तो जैसे जैसे रात होनी चाहिए वैसे वैसे आपका ब्रेन शांत होना चाहिए। सर दिया जलाती हूँ, शुरू से मेरा शाम में दिया जलाने का है, लेकिन बैठ के प्रेयर नहीं करती हूँ, बस दिया जलाना वो मैं नॉर्मल। बताया और तो आजकल फॉर्मेलिटी होगी, मैं बताया तो आपको। हाँ, बस वही है। आजकल दिया जलाना जो है लोगों के लिए क्या है कि हाँ भैया दिया जलाना है मंदिर में, फटाफट गए, हाथ पैर धुला, दिया जलाए, चले गए। यहाँ तक कि दिया जलाते हुए सोच कुछ और रहे। हाँ जी सर, वही करती हूँ। तो इस दिया दिया जलाने जलाती हूँ, की लेकिन हाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रेयर जरूर करती हूँ। नहीं नहीं, सुबह की प्रेयर का अलग मतलब। देखिए, पीनियल ग्लैंड जब तक आपका अच्छा काम नहीं करेगा, आपका मेनोपॉज अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पिट्यूटरी तो आपकी स्ट्रगल कर रही है, हाइपोथैलेमस स्ट्रगल कर रहा है, दैट्स व्हाई मेनोपॉज आ रहा है। तो अभी आपका जो सबसे बड़ा साथी होता है वो पीनियल ग्लैंड होता है। तो अगर आप पीनियल ग्लैंड को इवन देखो ना, आप योगा टीचर बहुत सारे जो थोड़े नेक्स्ट लेवल पे हैं। अच्छा जी कृतिका, बस 1-2 मिनट दे दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। देखिए टाइम हो गया, 1:30 बज गए। तो पीनियल ग्लैंड का बड़ा रोल होता है मेनोपॉज में। कल से हम मेनोपॉज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेनोपॉज के हर सिम्टम्स को समझेंगे, मेनोपॉज में क्या क्या चीजें बेहतर है, फिर मेनोपॉज के लिए योगा भी करेंगे, ठीक है। पर ये जो शाम को आधे घंटे बैठने की बात मैं बोल रहा हूँ ना, जिनको भी, संध्या जी आपको या मीना जी आपको, जिनको भी थोड़ा जरूरत ध्यान है, ध्यान करने बैठती हूँ थोड़ा, आधा क्या, आधा ध्यान पौन नहीं, घंटा। ध्यान नहीं, ध्यान नहीं। शाम को ध्यान कभी नहीं होता, ध्यान सुबह होता है। अच्छा, शाम को आपको जाप करना है, बोलना है। ओके। शाम की पूजा हमेशा जो होती है ना, वंदन होता है, बोला जाता है, क्योंकि आपके क्रेनियल प्रेशर दिन भर में बढ़ा है, उसको कम कर। तो शाम को भी शांत हो जाओगे तो ब्रेन चलने लगेगा। हाँ, ये तो है कि उसके बाद एक्टिव हो जाती हूँ। शाम को भी अगर ध्यान करोगे तो ब्रेन चलने लगेगा। मतलब सारी थकान मेरी निकल जाती है और ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ मैं। उतरो, ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को आपने खाना दे दिया। ध्यान जो है वो सुबह करना फायदेमंद है, और शाम को जो है आपको पाठ करना, जाप करना, ये ज्यादा फायदेमंद।
तो रोज आप चाहो तो शाम को थोड़ी देर का रूटीन बना लो कि आधे घंटे आप भगवत गीता पढ़ोगे या आधे घंटे रामायण पढ़ोगे या कुछ भी, कोई भी अच्छी किताब उठा लो, आप उपनिषद उठा लो या पुराण उठा लो, जो आपको समझ में आता है। शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण मुझे लगता है हर फीमेल को अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर पढ़नी चाहिए, तो शिव पुराण पढ़ लीजिए। अब कुछ नहीं पढ़ना लिखना चाहते तो सिर्फ 108 बार गायत्री का जाप कर लीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए। कोई भी एक जाप कर लीजिए, आप देखिए दिमाग बेहतर हो जाएगा। सर मेरा वो रूटीन है, मैं रोज रात में मतलब बैठ के नहीं करती, पर सोने से पहले 2 माला करके सोती हूँ। सोने से पहले नहीं, जब गोधूली बेला आती ना, सूरज डूब हाँ। रहा होता है और अंधेरा हो रहा होता है, दोनों वो समय टाइम। मिल रहे होते हैं सर। हाँ, उस टाइम दिया जलाने का सर वही। और नीम के पत्ते खाने का कोई टाइम होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट हाँ या हाँ, एनी खाली पेट, टाइम? खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट। थैंक यू और सर। सर बहुत टाइट वाली नीम की पत्तियां मत लीजिएगा, जो एकदम आगे होती है ना शुरुआत वाली कुछ कोमल पत्तियां, उनको तोड़ के रख लीजिए। रोज 3-4 पत्तियां खानी है, ज्यादा नहीं। और सर गिलोय के को चबाना है, हाँ, गिलोय का एक टुकड़ा लेके चबाइए उसको आराम से। पर वो तो बहुत कड़वा होता है सर। नीम से तो अच्छा होता है। उसका काढ़ा सर बना आप के जो नहीं पी समय बता रहे थे ना, वो बताइए प्लीज एक बार दोबारा। सुबह खत्म हो रही होती है, रात चालू हो रही होती है, सूरज डूब रहा मतलब होता है, सूर्यास्त के, अंधियारा बढ़ रहा होता है। हाँ, सर जब तो हम ये दीपक जलाते गिलोय हैं तब चू ना। करना या नीम चू करना, तो वो दोनों कड़वी चीज ही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक को आपने ये क्यों बोला और एक को वो? ऑफ कोर्स यू सेड प्रकृति पर देखिए जनरली दोनों बिटर चीज। वीना जी का जो टेम्परामेंट है ना, वीना जी के टेम्परामेंट में डाइजेशन थोड़ा इनका सुस्त है, और जो संध्या जी का टेम्परामेंट है ये थोड़ा हाइपर एक्टिव वाला टेम्परामेंट अभी। तो जब हाइपर एक्टिव वाला टेम्परामेंट होता है तो क्या करते हैं, उसको हम शांत नहीं कर सकते, सुस्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको लसलसी चीज दी गई खाने के लिए कि ये थोड़ा सा वो खाएं जिससे इनका शरीर ओवरऑल फंक्शन बेहतर करेगा, इनका डाइजेशन ठीक हो, इनकी इम्यूनिटी ठीक हो। इसलिए मैंने इनको बोला कि गिलोय खाएं। तो गिलोय का सीधा सा असर इनके हॉर्मोन्स पे नहीं, इनके सिस्टम पे। वीना जी को जो मैंने बोला वो उनके एफएसएच को डिक्रीज करते। अगर किसी ओव्यूटिंग फीमेल को या किसी ऐसी फीमेल को आप नीम के पत्ते खाने को बोले जो कंसीव करने की कोशिश कर रही, कंसेप्शन नहीं होगा उसको। तो नीम के पत्ते जो है आपके एफएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देते, मतलब एक की क्वालिटी को खराब कर देते या एक की क्वालिटी को बनने नहीं देते। तो इसलिए मैंने उनको बोला नीम के पत्ते। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? सर ये लॉस ऑफ लिबिडो क्या था सर, ये इसका लॉस मतलब ऑफ क्या था? लिबिडो, सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा हाँ, कम हो जाती। अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम मेनोपॉज ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज मेनोपॉज की तैयारी करके आ जाइएगा थोड़ा सा।